इसलिए मेरे विचार से यह बेहतर होगा अगर मेरे माननीय मित्र शिक्षा मंत्री अभी किसी तरह इस विधेयक में ही व्यवस्था करके या सीनेट को नियम बनाने के अधिकार देकर विश्वविद्यालय को कॉलेजों पर नियंत्रण रखने की ज़्यादा शक्ति देकर शिक्षण को स्थानीय बनाने दें और ऐसे कॉलेज जो भौगोलिक दृष्टि से एक जगह स्थित हों वे संगठक कॉलेज कहे जाएं। मेरा विचार है कि समिति ने यह स्वीकार कर लिया है कि पूना एक अलग से विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थान है। इसमें कोई शक नहीं है कि बम्बई स्वयं भी एक अलग से विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सर्वथा उचित स्थान है। मेरा विचार है कि इन दोनों केंद्रों में स्थित कॉलेजों को अलग करके विश्वविद्यालय में समाहित कर दिया जाए तो हम शिक्षा और अनुसंधान की समस्या को हल कर सकेंगे। मुफस्सल क्षेत्र के कॉलेज जो प्रेसिडेंसी में इधर उधर बिखरे हुए हैं उनका प्रबंध हम मुफस्सल बोर्ड बनाने के सैडलर कमेटी के सुझाव को अपना कर सकते हैं। मैं यह कह सकता हूँ कि सुधार समिति ने रेक्टर की नियुक्ति संबंधी इस योजना की सिफारिश की है उसकी अपेक्षा सैडलर कमीशन की योजना 100 गुना बढ़िया है। महोदय, मुझे विश्वविद्यालय के गठन पर बस इतना ही कहना था। अब मैं सीनेट के गठन से संबंधित मुद्दे को लेना चाहूँगा। कल मेरे माननीय मित्र श्री जाधव ने अपने भाषण के दौरान जब यह कहा कि लक्ष्यों का विवरण और तक बम्बई विश्वविद्यालय की सीनेट में पिछड़े समुदायों के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता का समर्थन नहीं करते हैं तो बड़ी गर्मी हुई। मुझे इस बात पर कुछ अचरज हुआ कि मेरे माननीय मित्र बम्बई विश्वविद्यालय के सदस्य इस पर फौरन उबल पड़े, परंतु महोदय मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम हमेशा उस सीढ़ी को लात मारकर गिरा देते हैं जिसके बल पर हम ऊपर चढ़ते हैं और मेरे माननीय मित्र बम्बई विश्वविद्यालय के सदस्य जिन्होंने प्रबलता पूर्वक सांप्रदायिकता का विरोध किया वह स्वयं भी अपवाद नहीं है। महोदय, मैं उनको यह याद दिलाना चाहता हूँ कि स्वयं उन्होंने इस आधार पर समर्थन प्राप्त करने के लिए कि गुजरातियों के लिए है विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम एक घोषणा पत्र जारी किया था। अब मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि श्री के मुंशी महोदय, मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि यह वक्तव्य बिल्कुल गलत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यह पूर्णतः गलत नहीं है। मैंने आपका घोषणा पत्र पढ़ा है। वैसे राजनीतिज्ञों की स्मरण शक्ति कमजोर होती है। मैं इस सदन में यह कहना चाहता हूँ कि हिंदू और मुसलमान जिस तरह उनके स्वभाव बन गए हैं मैं नहीं समझता कि वे ईमानदारी से कह सकते हैं कि वे एक दूसरे के प्रति असांप्रदायिक हैं। इस सदन का कोई सदस्य यह नहीं कह सकता कि वह अपने व्यवहार से असांप्रदायिक है। मैं चुनौती देता हूँ कोई माननीय सदस्य इससे इनकार करे कि राव बहादुर R काले में इस वक्तव्य को चुनौती देता हूँ। माननीय सदस्यगण, हम भी इस वक्तव्य को चुनौती देते हैं। माननीय अध्यक्ष, शांति कृपया एक दूसरे से बात ना करें। राव बहादुर R काले, लेकिन माननीय सदस्य डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि वह किसी भी माननीय सदस्य को चुनौती देते हैं कि वह उनके वक्तव्य का खंडन करके देखें।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इस बात का खंडन नहीं किया जा सकता कि हर हिंदू और हर मुसलमान एक खास जाति या समुदाय में पैदा होता है। इस तथ्य का भी विरोध नहीं किया जा सकता कि हम सबका पालन पोषण सांप्रदायिक वातावरण में होता है। हमारे अंदर उसी समुदाय की इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं होती हैं और हम उस समाज की असमर्थता का अनुभव करते हैं। इस कारण मेरे मन में इस बारे में जरा भी संदेह नहीं है कि इस सदन का कोई भी सदस्य या सदन से बाहर का कोई भी व्यक्ति हर प्रश्न को चेतन या अवचेतन अवस्था में सांप्रदायिक दृष्टि से देखने को विवश है। माननीय सदस्यगण, नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं आपके नकारने का बिल्कुल विश्वास नहीं करता। महोदय, मेरे विचार से इस प्रकार चिल्ला कर नकारना बिल्कुल पाखंड है। मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ कि इसके सामने आने वाले हर सवाल पर मैं स्वयं सांप्रदायिक दृष्टि से विचार करता हूँ और मैं अपने आप से पूछता हूँ कि अमुक मामला दलित वर्गों के लिए ठीक रहेगा या नहीं। श्री केम नारीमन, मुझे इस बात पर अफसोस है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अफसोस कहते हैं वे स्वयं सांप्रदायिकता से मुक्त नहीं है। गैर सांप्रदायिकता पर बात करना बहुत आसान है क्योंकि वह सिर्फ बात ही तो है। महोदय, हम जानते हैं कि जिस तरह से हमें देखा जाता है, हम दूसरे समुदायों के साथ समानता से मिल नहीं सकते। जब हमें अपनी बेटी की शादी करनी होती है तब हम यह पूछते फिरते हैं कि दूल्हा हमारी अपनी जाति का है या नहीं। जब हम खाने के लिए मेहमानों को आमंत्रित करते हैं तो यह जानने की कोशिश करते हैं कि वे हमारी जाति या हमारे समुदाय के हैं या नहीं। श्री आरजी पहला जानी, मैं इसे चुनौती देता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यह कहना केवल पाखंड है कि हम ऐसा नहीं करते। मैं चाहता हूँ कि माननीय सदस्य यह समझ लें कि यह एक दोष है जिसके लिए मैं किसी एक समुदाय को दोषी नहीं ठहराता। महोदय, यह एक कलंक है जिससे हम सब पीड़ित हैं। ऐसी स्थिति में यह मान लेना चाहिए कि कोई भी समुदाय, चाहे वह बौद्धिक दृष्टि से कितना ही उन्नत क्यों न हो, दूसरे समुदाय का संरक्षक नहीं हो सकता। इस बात को तो उन विधायकों ने स्वीकार किया है जिन्होंने सुधार अधिनियम बताया था। अगर ऐसा नहीं होता तो हम इस परिषद में मुसलमानों, पिछड़े वर्गों और दलित वर्गों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व नहीं देखते। यह इसलिए है कि हम स्वभावानुसार स्थिति को व्यापक रूप में देख नहीं सकते। सांप्रदायिकता की ताकत पर रोक लगाने के लिए यह प्रतिरोध लगाया गया है और मैं समझता हूँ इन विधायकों ने यह काम बड़ी समझदारी से किया है। महोदय, मैं अपनी बात ईमानदारी से कहूँगा और यह उम्मीद करता हूँ कि मेरे माननीय सदस्य भी इस मुद्दे पर ईमानदार रहेंगे। इसमें कोई फायदा नहीं है कि हम कहें कुछ और करें कुछ और। मेरा निवेदन है कि इसी कारण बम्बई विश्वविद्यालय की सीनेट में उन समुदायों के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है जो बौद्धिक दृष्टि से उन्नत नहीं है। महोदय, मैं सीनेट पर जानबूझकर भेदभाव करने का आरोप नहीं लगा रहा हूँ। फिर भी मैं इतना तो कहूँगा कि पिछड़े हुए या दलित वर्गों के प्रति बम्बई विश्वविद्यालय का रवैया अब तक
प्रोत्साहित करने वाला नहीं रहा है। मैं यहाँ बस एक उदाहरण देना चाहूँगा। उदाहरण के तौर पर इस विश्वविद्यालय की शिक्षा पद्धति को लें। मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं है और जो लोग विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि हैं वे भी इससे इनकार नहीं करेंगे कि हमारी परीक्षा पद्धति भारत में प्रचलित वर्तमान परीक्षा पद्धतियों से कठिन है। निसंदेह कुछ शिक्षा शास्त्री इसे उचित ठहराते हैं। उनका विश्वास है कि परीक्षा के स्तर को ऊंचा करना शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के समतुल्य है। मैं आधारपूर्वक उनसे असहमत हूँ। परीक्षा शिक्षा से बिल्कुल भिन्न है, परंतु शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के नाम पर वे परीक्षा के स्तर को इतना असंभव और कठोर बनाते जा रहे हैं कि जिन पिछड़ी विद्यार्थियों को अभी तक विश्वविद्यालय में प्रवेश करने का मौका नहीं मिला है उनको बिल्कुल बाहर रखा जा रहा है। मैं इस पर बोलना नहीं चाहता क्योंकि यह पद्धति सभी जातियों पर समान रूप से लागू होती है। फिर भी महोदय, इस पर तनिक विचार तो करें। क्या विश्वविद्यालय ने इस पर कभी विचार किया है कि पिछड़ी जातियों की शिक्षा की प्रगति पर एक साथ ली गई परीक्षाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? इसका औचित्य मेरी समझ में नहीं आता है कि एक उम्मीदवार जो परीक्षा में बैठता है उससे यह अपेक्षा रखी जाए कि वह सब पेपरों में एक ही प्रयास में उत्तीर्ण हो जाए। यह मामला उन विद्यार्थियों के लिए कोई महत्व नहीं रखता जिनके माता पिता काफी समर्थ हैं, जिनके पास समय है और दिन में कॉलेज जा सकते हैं तथा जो शिक्षा के लिए अपना सारा समय दे सकते हैं। सवाल यह है कि उन लड़कों का क्या होगा जिनके गरीबी से त्रस्त माता पिता को जरूरत है कि जून की रोटी का जुगाड़ करने के लिए वे दिन में कुछ काम करें। उन लड़कों का क्या होगा जो विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए दिन के 12 घंटों में से कुछ ही समय निकाल पाते हैं। अगर विश्वविद्यालय पिछड़ी हुई जातियों की आर्थिक स्थिति की परवाह करता तो अवश्य वह एक साथ परीक्षाओं को लेने का आग्रह नहीं करता, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल अनुचित और बेतुका है। मैं आपके सामने एक और उदाहरण पेश करता हूँ जो मेरे दिमाग में अभी अभी आया है, क्योंकि मेरे माननीय मित्र श्री मुंशी फरमाते हैं कि विश्वविद्यालय किसी के प्रति कोई पक्षपात किए बिना सब कुछ कर रहा है। विश्वविद्यालय सीनेट के लिए नामजद मेरे एक मित्र ने मुझसे एक दिन कहा था कि उन्होंने विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने वाले दलित वर्ग के उम्मीदवारों की फीस में कुछ रियायत देने के संबंध में सीनेट में 2 बार प्रस्ताव पेश किया था। मुझे उन्होंने यह भी बताया था कि सीनेट ने इस प्रस्ताव को 2 बार रद्द कर दिया। एक माननीय सदस्य, गरीब लोग तो सभी जातियों में हैं। माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य किसी रोक टोक की परवाह किए बिना अपनी बात आगे जारी रखें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह बात सभी ने, यहाँ तक कि सरकार ने भी स्वीकार की है कि कुछ ऐसी जातियां हैं जो आर्थिक दृष्टि से गरीब हैं और जिन्हें सरकार से विशेष रियायतों की आवश्यकता है ताकि वे उसी स्तर पर आ जाएं जहां दूसरी जातियां पहले